कभी सोचा है कि आसमान में वो जो तैरते हुए बादल हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? या फिर सुबह सुबह घास पर ओस की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं? चलिए आज वायुमंडल में पानी की इसी बड़ी ही दिलचस्प और अदृश्य यात्रा को समझते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमारे मौसम को हर दिन एक नया रूप देती है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि हमारे चारों ओर हवा में पानी का एक अदृश्य महासागर मौजूद है। हवा में हमेशा थोड़ी बहुत जलवाष्प मतलब वाटर वेपर होती ही है, जो कि 4% तक जा सकती है। और पता है, यही छोटी सी मात्रा हमारे मौसम की हर एक घटना के लिए जिम्मेदार है, धूप से लेकर बारिश तक। तो चलिए इस अदृश्य यात्रा के अलग अलग पड़ावों को समझते हैं। हम शुरू करेंगे हवा में छिपे पानी से, फिर देखेंगे कि ये ऊपर कैसे उठता है, कैसे ये हमें दिखाई देने लगता है, फिर ये बादलों का रूप लेता है और आखिर में बारिश बनकर वापस धरती पर लौट आता है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि पूरी दुनिया में बारिश का पैटर्न कैसा है। तो हमारा पहला पड़ाव हवा में छिपा पानी। आइए पहले ये समझते हैं कि हमारे चारों ओर की हवा में ये नमी आखिर है क्या चीज़। इस पूरे कहानी का जो हीरो है वो है आर्द्रता, या जिसे हम सब ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हवा में पानी की कितनी मात्रा मौजूद है बस। अब ये थोड़ा दिलचस्प है। आर्द्रता को ना दो तरीकों से मापा जाता है। एक है निरपेक्ष आर्द्रता, यानी हवा में पानी की कुल कितनी मात्रा है। लेकिन मौसम की खबरों में हम जो सुनते हैं वो है सापेक्ष आर्द्रता। ये पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले ज्यादा नमी सोख सकती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, ऊपर उठने की प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये अदृश्य पानी भाप से बूंदों में बदल जाता है। ये 3 स्टेप्स का एक सिंपल सा प्रोसेस है। पहला, वाष्पीकरण से पानी भाप बनकर हवा में जाता है। दूसरा, हवा संतृप्त हो जाती है, मतलब उसमें और नमी की जगह नहीं बचती। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, जब ये हवा ठंडी होती है तो संघनन होता है और भाप वापस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। तो वो कौन सा पॉइंट है जब ये सब होता है? उसे कहते हैं ओसांग या ड्यू पॉइंट। ये वो जादुई तापमान है जिस पर अदृश्य दृश्य बन जाता है। जैसे ही हवा इस ड्यू पॉइंट तक ठंडी होती है, जल वाष्प पानी की बूंदों में बदलना शुरू कर देती है। तीसरा पड़ाव, पानी के दृश्य रूप। जब संघनन का ये जादू जमीन के पास होता है तो पानी हमें कई खूबसूरत रूपों में दिखाई देता है। सुबह की ओस, सर्दियों का पाला और धुंध यानी कोहरा, ये सभी उसी एक प्रक्रिया का नतीजा है, संघनन। फर्क सिर्फ तापमान का है। ओस ठंड में बनती है, पर पाला तब जमता है जब तापमान 0 या उससे नीचे चला जाए। और कोहरा, वो तो समझिए जमीन पर उतरा हुआ एक बादल ही है। चौथा पड़ाव, आकाश के महल यानी हमारे बादल। चलिए अब जमीन से ऊपर उठकर देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं और कितने तरह के होते हैं। आसमान में हमें भले ही अनगिनत तरह के बादल दिखें, पर उन्हें मुख्य रूप से 4 परिवारों में बांटा जाता है: पक्षाब, कपासी, स्तरी और वर्षा मेघ। इनका ये वर्गीकरण उनकी ऊंचाई और उनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये है कपासी मेघ। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये कैसे फूले हुए रुई के गोलों जैसे दिखते हैं और इनका बेस एकदम फ्लैट होता है। ये आमतौर पर अच्छे मौसम का संकेत देते हैं। और इसके ठीक उलट हैं ये स्तरी या वर्षा मेघ। ये रुई जैसे नहीं बल्कि एक चादर की तरह पूरे आसमान पर फैले होते हैं और इनका गहरा रंग अक्सर बताता है कि बारिश होने वाली है। और अब 5वां पड़ाव, वापसी की यात्रा। बादल हमेशा पानी को पकड़कर नहीं रख सकते। देखते हैं कि ये पानी पृथ्वी पर वापस कैसे आता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्षण या प्रेसिपिटेशन। ये वो पल है जब पानी की बूंदें इतनी बड़ी और भारी हो जाती हैं कि गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और वो वापस धरती पर गिरने लगती हैं। वर्षण भी कई रूपों में होता है, जैसे कि बारिश जो तरल बूंदें हैं और हिमपात जो बर्फ के क्रिस्टल्स हैं। सहिमवृष्टि जमी हुई बारिश की बूंदों को कहते हैं, जबकि ओले वो तो बर्फ की परतदार गेंदें होती हैं जो तूफानों में बनती हैं। ये सब वायुमंडल के तापमान का ही खेल है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, दुनिया भर में वर्षा। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक ग्लोबल नजरिए से देखते हैं कि ये जल चक्र पूरी दुनिया में बारिश के पैटर्न को कैसे तय करता है। इसके 2 सिंपल से नियम हैं।
पहला, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं बारिश कम होती जाती है। और दूसरा, समुद्र के पास के इलाकों में महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है। सीधी सी बात है, वहां नमी का सोर्स पास जो होता है। इस पैटर्न से ही तो पूरी दुनिया की तस्वीर बनती है। देखिए, भूमध्य रेखा के आसपास जहां गर्मी और नमी सबसे ज्यादा है, वहां दुनिया के सबसे घने वर्षावन हैं। जैसे जैसे महाद्वीपों के अंदर या पहाड़ों की दूसरी तरफ जाते हैं, बारिश कम हो जाती है, जिससे बड़े बड़े घास के मैदान और रेगिस्तान बनते हैं। और ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते ये बहुत कम रह जाती है। तो एक अदृश्य भाप से शुरू होकर दुनिया भर की बारिश तक हमने पानी की एक अद्भुत यात्रा देखी। पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो लगातार चलने वाला चक्र है, ये हमारी ग्रह की जलवायु को, यहाँ के जीवन को और खुद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह से आकार देता है। सोचने वाली बात है ना?